नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चंदेल आप सबका स्वागत करता हूं इस इंटरव्यू सीरीज में। आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो बेहद खास है। लगभग अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने रंगमंच को समर्पित कर दी। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। हेलो सर, वेलकम। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं बस आपसे आपकी जो जर्नी है उसके बारे में जानना चाहूँगा, ये रंगमंच की जो आपकी यात्रा रही है। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं मूलतः भोपाल से हूँ और मेरी रंगमंच की पूरी जर्नी भी भोपाल से ही शुरू हुई थी, लगभग 6-7 वर्ष की उम्र से। और अच्छी बात ये थी कि मुझे जो सानिध्य मिला वो थिएटर के बहुत अच्छे लोगों का मिला, जिसमें एक शख्सियत है बहुत बड़ी, पद्मश्री बंसी कौल जी। मैं उनके साथ बचपन से जुड़ा रहा। उसके अलावा ख़ास बात ये थी कि मध्य प्रदेश उन दिनों देश की कल्चरल राजधानी कहा जाता था, मतलब कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया ऐसा बोला जाता था। तो एक तरफ भारत भवन चल रहा था, एक तरफ एलबीटी चल रहा था, साहित्यिक रचनाएं बहुत हो रही थी, पेंटिंग को लेके बहुत काम हो रहा था, म्यूजियम्स स्टार्ट हो रहे थे। तो उस पूरे सराउंडिंग्स में भोपाल में एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, स्पेशली आर्ट को लेके। और उस दौरान मैं बंसी से चिल्ड्रन वर्कशॉप के थ्रू लगभग 83-84 में जुड़ा था और भारत भवन भी खुल चुका था। तो भारत भवन में भी हम लोग काम करते थे, रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप में भी काम करते थे, बंसी जी के भी साथ काम करते थे। और देश के बहुत प्रतिष्ठित लोग जो हैं वो भोपाल आते थे, जिसमें विभा मिश्रा जी हैं, अलकनंदन जी हैं, बंसी कौल जी तो हैं ही, प्रभात गांगुली एक बहुत बड़ा नाम है बैले में, शांतिवर्धन जी का ग्रुप था एलबीटी। तो ये सब आसपास के माहौल में था। बहुत बड़े बड़े राइटर राजेश जोशी जी जैसे लोग लिख रहे थे और उस एटमॉस्फेयर में थिएटर हम लोग कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले बंसी जी से ही चिल्ड्रन थिएटर के थ्रू जुड़ा भोपाल में और फिर लगातार उनके साथ काम करता रहा। लगभग 98 तक मैं काम करता रहा भोपाल। तो भोपाल का अपना एक लंबा एक्सपीरियंस मेरा रहा था। और उसके बाद मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया था 98 में। तो 98 से लेके 2001 तक वहाँ ट्रेनिंग किया और फिर लगभग पूरे 6 ही साल एक्चुअली मैं वहाँ एज एन आर्टिस्ट रेपेटरी में काम किया। उसके बाद काफ़ी फ्रीलांसिंग की, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया भी, बहुत सारी वर्कशॉप्स की। और 2009 के आसपास से लगभग मैं एनएसडी में भी विजिटिंग फैकल्टी की तरह काम करता रहा। किंगडम ऑफ ड्रीम में भी मैं 6 साल रहा, लगभग 3-4 हज़ार शोज किए। तो इस तरह से एक पूरा एक रफ खाका है काम का। पर उसमें अच्छी बात ये थी कि जब हम लोग काम करते थे तो हम यही सोचते थे कि पहले हमें जो चीज़ें हमारे हाथ में है उसको अचीव कर लेना है। तो इसलिए मैंने पहले एक्टिंग पे ही फोकस किया था और फिर 2007-8 के बाद से मैंने टीचिंग में फोकस किया और डायरेक्शन में फोकस किया। तो हर चीज़ को एक समय देते हुए मैं अब यहाँ पहुँचा और फिर कुछ काम भी किया मीडिया का, ऐसा नहीं कि नहीं किया, पर वो सिर्फ दोस्तों के कहने पे किया। बाकी अभी मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में हूँ। तो ये एक जर्नी है। पर हाँ, इस जर्नी में ख़ास बात ये है कि हिंदुस्तान का हर अच्छा डायरेक्टर, रंग निर्देशक या रंगकर्मी, उनके साथ काम करने का मौका मिला और बहुत ज़बरदस्त काम भी हुआ जी। और दूसरा, हम लोग तो बिना मोबाइल की दुनिया से हैं, तो ट्रेनिंग जो हुई बड़ी ऑर्गेनिक हुई हमारी। तो वो बड़ा फ़ायदा हमें करती है कि हमारे पास रेफरेंस जो है वो किताबों के हैं और रेफरेंस देने वाले लोग इतने बड़े हैं कि आप उनके साथ ही बैठ जाएं तो बहुत। तो इस तरह की एक जर्नी रही और फ़ायदा ये रहा कि सही समय पर सही लोग मिल गए और सही लोगों के साथ सही वक्त बिता लिया। तो उसी का फ़ायदा है शायद ये कि अब इतना काम कर पा रहे हैं या कहीं अपने को थोड़ा सा पॉजिटिवली थिएटर में देख पा रहे हैं। जी सर, आपने अपनी जर्नी में बताया कि आप 6-7 साल की उम्र में एक चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप के थ्रू थिएटर के अंदर आपने एंट्री की। तो सर 6-7 साल की उम्र के अंदर आपको तो नहीं पता होगा, आपके माँ बाप को ही इसके बारे में ज़्यादा पता होगा, तो उनके पास तक थिएटर का कल्चर क्या पहले से था? नहीं, घर में तो कोई नहीं था क्योंकि मेरे फादर जो है वो कल्चर डिपार्टमेंट में ही काम करते थे। और दूसरा, एक बड़ी महत्वपूर्ण शख्सियत हुआ करती थी, बहुत मशहूर शायर हैं भोपाल के, फजल ताबिश और मंजूर एहतशाम, और ये लोग सब एक दोस्त हुआ करते थे। वो मेरे पापा के सेक्रेटरी थे और वो मुझे अक्सर देखा करते थे, उनसे मेरा, वो हमेशा मुझसे इंटरेक्ट करते थे। उनके ही थ्रू में गया। उन्होंने कहा कि
बंसी जी को बोला कि इनको इसको लो, अब बच्चों में ये इंटरेस्टेड है लड़का। तो घर से कोई नहीं था ऐसा, घर से तो बिल्कुल कन्वेंशनल फैमिली है। पर थिएटर में आने का कारण ये रहा कि पापा जिस दफ्तर में काम किया था वो कल्चर डिपार्टमेंट का, तो रोज कुछ ना कुछ होता रहता था, तो हम लोग गाहे बगाहे अनजाने में उसको देखते रहते थे। तो वहीं से शायद वो फजल साहब का ही देन था जिसकी वजह से मैं गया थिएटर में। और घर से कोई ऑब्जेक्शन इसलिए भी नहीं था क्योंकि पढ़ने लिखने में ठीक था मैं, तो पढ़ाई मेरी कभी थिएटर की वजह से इफेक्ट नहीं हुई। तो ये एक फ़ायदा था। इंजीनियरिंग भी दिया, मैं सेलेक्ट भी हुआ, फिर मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी। तो चूँकि पढ़ाई लिखाई ठीक थी तो आप आर्ट अच्छे से कर सकते हो, ये बड़ी सुविधा है। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई ख़राब है तो आजकल ये देखा है मैंने कि जो कुछ नहीं कर पाता वो थिएटर में आ जाता है। पर ऐसा नहीं है, थिएटर का भी अपना एक एकेडमिक्स है, उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो आप कर सकते हो। पर हाँ, मैं ऐसे ही आया इस तरह से। सर, जब आप रेपेट्री में काम कर रहे थे, 6 साल आपने लगभग वहाँ काम किया, उसके बाद क्या किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा जब रेपेट्री छूट गई? एक फिक्स्ड इनकम थी, होती है वहाँ पर, जब वो छूटती है उसके बाद किस तरीके का स्ट्रगल एक रेपेट्री आर्टिस्ट करता है उसके बाद? एक्चुअली मुझे ये लगता है कि जब आप किसी माध्यम में ट्रेंड होते हो और उसमें अपना समय और एनर्जी देते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बुरे दिन आ जाते हैं, क्योंकि आप एक समय तो दे ही रहे हो। मतलब अगर आप रोज गड्ढा खोद रहे हैं तो गहरा ही होगा, ये मानना है मेरा। रेपेट्री में रह के मैंने अपने स्किल को इतना डेवलप किया काम करने की कि उससे निकलने के बाद आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क। हाँ, एक फेस आता है, एक गैप आता है कि आपको लगता है कि अब क्या किया जाए, पर उसके बाद भी मैंने खूब थिएटर के लगभग 50-60 प्ले तो उसके बाद ही किए मैंने। उसके पहले करीब 100 प्ले कर चुका था। रेपेट्रियों में रहने के फायदे ये हैं कि आपने जो सीखा उसको एक तो अप्लाई कर लेते हैं जी। और जो सीखा है उसका एक लब्बो-लुआब आपके पास होता है, तो आपके पास एक वर्किंग मॉड्यूल आ जाता है रेपेट्री के बाद। दूसरा, काम है, ऐसा नहीं कि काम नहीं है, करने वाले लोग कम हैं, ढंग से करने वाले लोग हैं। तो मैंने उस दिशा में थोड़ा फोकस किया कि हाँ, जो मॉड्यूल मेरा डेवलप हुआ है उसको मैं कैसे कल्मिनेट करूं अपने काम में और कैसे उसको पास ऑन करूं दूसरी जनरेशन को। तो उसके बाद से मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया टीचिंग में। तो मेरा काफ़ी इंटरेक्शन हुआ यंग जनरेशन से। थोड़ी बहुत परेशानियां आई, बहुत ज़्यादा नहीं आई, बल्कि फिल्म भी की थी उस दौरान एक चिंटू जी, रंजीत कपूर साहब के साथ। लेकिन उसके बाद मोरलेस ये है कि काम डिवाइडेड रहा, मतलब कहीं पढ़ाया, कहीं प्ले किया और किसी के साथ वर्कशॉप की। वो इसलिए कर पाया क्योंकि वो पिछले 10-20 साल का काम हाथ में था और वो एक पोटेंशियल वाला काम था जिससे जब आप लोगों को पहुंचा सके। तो परेशानियां तो आती हैं, अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं आप जब। और दूसरा, थिएटर फ्रीलांसिंग में ही मजा है एक्चुअली, मेरा ये मानना है। थिएटर में नौकरी तो नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए। पर अगर आप स्किलफुल हो, मतलब आप जब घर बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा मिस्त्री ढूंढते हैं आप जी। मिस्त्री तो बहुत लोग होते हैं, पर वो जो सलीका होता है हाथ का कि वो सही ढंग से नींव को बिठाएगा, वो मिस्त्री बड़ा एक्सपर्ट होता है। तो डिमांड उसकी ज़्यादा होती है शहर में, अगर लोग उसको जानते हैं तो। आप हर ऑर्थोपेडिशियन के पास नहीं जाते, आप सुन के जानते। हमारी फील्ड में भी वही है कि अगर आपकी थोड़ी सी अलग स्किल और एक्सपर्टीज है तो काम की ऐसी कोई दुविधा नहीं होती, मुझे ऐसा मानना है। मतलब आप अपना एक मॉड्यूल अगर वर्किंग बना चुके हैं तो आपको काम मिलेगा, और काम करना आपको आना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये। सर, 2 डिबेट्स काफ़ी ज़्यादा चलती हैं हिंदी रंगमंच में खासकर, कि एक तो इंस्टीट्यूट्स कम है और दूसरा रेपेट्री तो बिल्कुल ही कम है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे लग रहा है कि हिंदी रंगमंच के ये जो सवाल है ये मैं 80s से सुन रहा हूँ। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हिंदी बेल्ट में खास तौर से, क्योंकि साउथ में तो खूब काम होता है और अलग ढंग का काम होता है, हिंदी बेल्ट में जैसे इंस्टीट्यूशन है, BNA है, MPSD है, बनारस में भी अभी खुल गया है। ये जो 1-1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स चल रहे हैं या जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, हम कैंपस प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेपेट्रीज होना बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा है, बल्कि मैं तो कहूँगा, क्योंकि हर जो आदमी NSD से या BNA से कहीं से पास आउट हुआ है वो अपना एक इंस्टीट्यूशन खोल के बैठा हुआ है।
पर सवाल ये है कि वो जो पूरा सैलाब आ रहा है काम करने के लिए, वो करेगा क्या? जी। तो वो बॉम्बे जाएगा। हो क्या रहा है कि वो मटेरियल को आप ट्रेनिंग वैसी नहीं दे रहे हैं कि वो थिएटर में अपनी जगह बनाने की कोशिश करे। तो रेपेटरीज जब तक नहीं होगी हर स्टेट में, और वो रेपेटरीज का सर्कुलेशन नहीं होगा, मतलब मैं कॉमर्शियली चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमर्शियली तो एनएसडी रेपेटरी भी नहीं चल सकती जी। पर क्या आपके पास वैसे लोग हैं कि आप रेपेटरीज चला सकें? तो इसका मतलब कि आपने माध्यम को बड़ा नहीं किया है, आपने थिएटर को घरों की जरूरत नहीं बनाया है। क्योंकि हमारे यहाँ आर्ट को देखने का नजरिया, महाराष्ट्र में आर्ट को देखने का नजरिया और बंगाल में आर्ट को देखने का नजरिया और साउथ में आर्ट को देखने का नजरिया में एक बहुत बेसिक फर्क है। हमारी जो लड़ाई है वो ज्यादा बड़ी है। हमारे यहाँ कल्चर जीवन का हिस्सा नहीं है, उनके यहाँ कल्चर जीवन और संस्कृति और फेस्टिवल का हिस्सा है, चाहे वो डांस हो चाहे सिंगिंग हो। तो जब तक आप उसको हिस्सा नहीं बनाएंगे, वो हिस्सा बनाने के लिए ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जो थिएटर कर रहे हैं। वो ये बताएं कि थिएटर में अच्छा माहौल होता है, वो ये बताएं कि उनकी बच्चियां यहाँ आकर सुरक्षित हैं, हम बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। तो क्या हमारी ही गलती है ये? हमारे बिहेवियर बहुत काउंट होते हैं सोशली। कोई भी एक अच्छा व्यक्ति, नामी व्यक्ति, अगर हम कोई घटना सुनते हैं किसी भी बारे में, तो देखने वाला उसके बारे में राय, बंदे के बारे में तो बनाता ही बनाता है, साथ साथ माध्यम के बारे में भी राय बनाता है। तो वो हमारी जिम्मेदारी है खास तौर से कि हम अपने माध्यम को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये लड़ाई तो नहीं तो खत्म ही नहीं होगी। आप इंस्टीट्यूशन खोलते जाइए, इतने सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एनएसडी ने भी खोले हुए हैं जी, और भी जगह खोले हुए। उस ट्रेनिंग या जैसे सिक्किम में रेपेटरी है, विच इज गुड, क्योंकि आप ट्रेनिंग करके रेपेटरी आप जब जाते हो तो आप स्किलफुल बनते हो। हर स्टेट में हिंदी बेल्ट में बहुत जरूरी है कि एक ड्रामा स्कूल हो और एक उसकी रेपेटरी हो। ये सबसे जरूरी चीज है। पर उसके लिए सोचना ये है कि जो हमारे थिएटर के वरिष्ठ लोग हैं, खासतौर से हिंदी बेल्ट के, उनको इस बात की जरूरत और इस बात की अहमियत, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बतानी पड़ेगी, ताकि वो ये समझें कि जरूरत है। क्योंकि म्यूजिक में तो खूब होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी खूब करते हैं, डांस में खूब होता है, थिएटर में क्यों नहीं? जबकि थिएटर सबसे जरूरी काम इस देश में करता है, जिसको हम चरित्र निर्माण कहते हैं जी। आप पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, और हर विधा उससे जुड़ी हुई है। तो ये जो मसला है, मुझे लगता है इस पर तो एक बड़ा सेमिनार होना चाहिए, जिसमें आप ऐसे लोगों को भी बुलाएं जो देश में एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, आप कल्चर्स डिपार्टमेंट्स के उन लोगों को भी बुलाएं जो प्लानिंग करते हैं, और थिएटर के एक्सपर्ट्स भी बुलाएं, और फिर इसका एक खाका बनाया जाए, क्योंकि वो नहीं बनाया जा रहा है। सब इंडिविजुअली, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है ग्रांटों का, तो वो एक अलग लड़ाई हो गई है। तो जो बंदा काम करना चाहता है उसकी आधी एनर्जी तो फाइलों में जा रही है, जबकि वो तो सुलभ होना चाहिए लोगों को अगर काम कर रहे हैं। तो रेपेटरीज होना बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल रेपेटरी, मतलब वैसी रेपेटरी नहीं, प्रोफेशनल रेपेटरी। और उसके और कुल मिला के अंत में जाके आपको काम ही करना पड़ेगा। आपको काम ऐसा दिखाना पड़ेगा कि लोगों को लगे कि हाँ, ये मेरे लिए देखना सार्थक है। वरना तो इंस्टीट्यूशन तो बहुत है, और मुझे लगता है कि इतने नहीं होने चाहिए, और स्पेसिफिक होने चाहिए, और बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होकर आपको टीचिंग करनी इसलिए पड़ेगी। इंस्टीट्यूशन बहुत खुल रहे हैं, नाम भी हो रहे हैं, प्रोफाइल बन रहे हैं, पर दिक्कत ये है कि अब टीचिंग मेथोडोलॉजी नहीं बदल रही। हम वही पढ़ा रहे हैं, स्टैंड सिलेबस की हम वही पढ़ा रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट अभी आया है उसका जो सेल्फ है, वो जिस समाज से होकर आया है, जिस तरह से उसकी कंडीशनिंग है, वो मेयर रोल ले पाएगा कि नहीं, ग्रोटोवस्की ले पाएगा कि नहीं, स्टैनिस्लॉवस्की ले पाएगा कि नहीं, क्योंकि वो तो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं। तो इसलिए रेपेटरियों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि थिएटर सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप व्यक्तित्व में वो आप एस्पेक्ट ढूंढें कि वो कला से जुड़ते भी है कि कहीं फैसिनेशन में तो नहीं आ गए, क्योंकि तो सैलाब की तरह आ रहे हैं लोग फैसिनेट होकर, और रेफरेंस जो है वो वेब सीरीज या फिल्म है जी। तो हम क्या उसकी अहमियत नहीं समझा पा रहे हैं, वो हमें करना चाहिए, ज़रूरी वो है। सर, अभी आप खुद एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, तो इस डायरेक्शन में आप क्या काम कर रहे हैं? मैं MPSD का जब डायरेक्टर बना, मैं आपको सच बताऊं, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय 2011 से चल रहा है, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स वो लोग चलाते थे। और मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे को सबसे पहले ज़रूरत लगी कि जो मुझे लगता है कि ये कोर्स बहुत छोटा है, ये कोर्स 1 साल में
सफिशिएंट नहीं है किसी भी नए व्यक्ति के लिए। तो मैंने सबसे पहले उसको 2 साल का कोर्स किया। जी। दूसरा, किसी भी कोर्स को चलाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जो पहले नहीं था, क्योंकि हम लोग एक किराए की बिल्डिंग में काम कर रहे थे। बहुत सारी कोशिशें हुई लेकिन हुआ नहीं। अब ये हो गया है वहाँ कि हम लोगों ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बिल्डिंग को बच्चे से रेनोवेट करा रहे हैं जो स्पेशली नाट्य विद्यालय के पर्पज से उसकी क्लासों को और उसकी प्रोडक्शंस को जगह दे पाए, वैसा हम एक जगह बना रहे हैं और वो जगह बहुत सुंदर बनेगी, वो तो आर्टिस्टिक स्पेस बनेगा। उसके अलावा हमने नाट्य विद्यालय में एक चीज़ और शुरू की है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि रेपेटरीज होनी चाहिए या क्या है। मुझे लगा रेपेटरी के पहले भी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो सीखे हुए ज्ञान को प्रायोगिक रूप से करने की जगह बने। तो मेरे मन में ये, दिमाग में ये ख्याल आया कि एक रंग प्रयोगशाला होनी चाहिए, थिएटर लैब जिसको हमने नाम दिया हुआ है। मुझे लगा कि जब मैं रेपेटरी में था तो मुझे ये समझ में आया था कि जो मैंने सीखा है मैं उसको अप्लाई नहीं करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर उसको वैसे अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्शंस हो रहे हैं। तो रेपेटरी से पहले एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ मैं अपने सीखे हुए ज्ञान को प्रैक्टिस में लाऊं और उसका अपना रिजल्ट निकालूं। वो देखते हुए मैंने मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में एक थिएटर लैब शुरू किया है और उसमें हम 26 में से 15 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, फेलोशिप देके, अच्छी फेलोशिप देके, उनके साथ रिसर्च करते हैं, क्लासेस भी करते हैं, प्रोडक्शन मेकिंग भी करते हैं, डिवाइस प्रोडक्शंस भी करते हैं, हर शैली का नाटक भी करते हैं और प्लस टूर भी करते हैं। ये एक प्लान बनाया हमने थिएटर लैब का जिसमें पास आउट बच्चा जो है MPSD का वो अपने ही किए हुए काम को थोड़ा टटोल पाए 7 मिनट। और वहाँ ये है कि हम प्रोफेशनल एक्टरों की तरह उन्हें ट्रीट नहीं करते, हम उनको फेलोज की तरह ट्रीट करते हैं और क्लासें उनकी बंद नहीं होती। उनके साथ हम लैब में एडवांस क्लास करते हैं, मतलब 2 साल के बाद जो और एडवांस हो सकती है एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, कि मान लीजिए 15 में से किसी बच्चे का इंटरेस्ट लाइट में है, किसी का डायरेक्शन में है, तो उन स्पेसिफिक एरिया को भी हम फोकस करते हैं। और लैब का भी हमने एक सेकेंड ईयर बनाया, 15 में से 7 बच्चे हम लैब के सेकेंड ईयर में भी लेते हैं, फिर हम उनको और उससे भी ज़्यादा एडवांस कोर्स पे ले जाते हैं। तो उस तरह से आने के बाद जो मैंने किया वो ये 2 साल का कोर्स और एक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लस थिएटर लैब। तो देखा जाए तो अब MPSD जो है मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय 26 बच्चों के लिए 2 साल का कोर्स है, 15 बच्चों के लिए 3 साल का कोर्स है और 7 बच्चों के लिए 4 साल का कोर्स है। सर, जो आपका एक्सपेरिमेंट है थिएटर लैब, जो आपका कॉन्सेप्ट है, आपने बाकी इंस्टीट्यूट्स के साथ भी शेयर किया? नहीं, शेयर तो मैंने सब जगह बताया है। क्या वहाँ पे अप्लाई हो रहा है? अप्लाई तो मुझे ये उनकी चॉइस है। NSD में नहीं हुआ आज तक अप्लाई। NSD में सीधे हम लोग रेपेटरी में जाते हैं पास आउट होने के बाद। एक बीच में एक शुरू तो किया था उन्होंने, पर वो लैब नहीं था, वो एक छोटी स्मॉल रेपेटरी की तरह स्कॉलरशिप बेस था। पर मुझे लगता है कि ये करना तो चाहिए लोगों को, क्योंकि आप डायरेक्ट ट्रेनिंग करके इंजीनियर भी डायरेक्ट कोर्स करके इंजीनियर नहीं हो जाता, उसका भी इंटर्नशिप होता है। वो इंटर्नशिप अच्छे से प्लान कर दी जाए तो प्रोफेशनल होने में आसानी होती, ये मेरा मानना है। तो मैंने एक तरह से ये इंटर्नशिप ही था हमारे यहाँ पहले, पर वो उसका खाका ऐसा नहीं था। उसमें हम कुछ पैसे दे देते थे कि बच्चा जाए अपने यहाँ काम करे, अपने शहर में काम करे। मोरलेस वैसा होता नहीं था। वो सारे बच्चे या तो भोपाल में होते थे या बॉम्बे में होते थे और वहीं प्रोडक्शन बना देते और प्रोजेक्ट जमा करते थे। तो उसका हाल मैंने देखा है फेलोशिप और स्कॉलरशिप का। तो मुझे लगा कि इनको फेलोशिप दो और इनको यहीं रखो, इनको और ट्रेन करो और इनके साथ लगातार 15-16 घंटे रोज काम हो, तब तो वो लैब का पर्पज सॉल्व होगा। क्योंकि तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएंगे तो प्रोडक्शन मेकिंग हो गया, प्लानिंग। प्रॉब्लम ये हो गई कि इंस्टीट्यूशन से सीखे हुए बच्चे टीचर हो गए जी, डायरेक्टर हो गए, जबकि उसकी तो ट्रेनिंग ही नहीं है उनकी। अब जो उन्होंने सीखा वो अप्लाई करने की उनके पास जगह नहीं है। उनकी गलती नहीं है, सर्वाइवल के लिए सब करते हैं जी, बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा कि जो उन्होंने सीखा है उसको अप्लाई करने की एक जगह हो, जिसको मैंने थिएटर लैब नाम दिया है। तो होपफुली कि अब ये रनिंग में है और पूरे मध्य प्रदेश में और अपने देश के दूसरे हिस्सों में भी उसके शो कर दिए। सर, जब आपने विजन सोचा और उसको अमल करने में आपको कितना समय लगा? वैसे देखा जाए तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी 2.5 साल हुआ है वहाँ, और 2.5 साल में ये 3 बड़ी कवायदें मैंने कर दी हैं जो पिछले 10 साल में नहीं हुई। चाहे वो कोर्स हो,
और चाहे बिल्डिंग हो चाहे लैब हो। लैब को तो हमने 1 साल रन भी कर दिया, लैब का अब 2nd ईयर चल रहा है। तो ये मतलब ये देखा जाए तो ये आश्चर्य की बात है, मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है कि मैं कैसे कर पाया। हालांकि ये सब करने के लिए मुझे खुद बहुत पिसना पड़ा। मतलब मैं अब 2 साल से स्टेज पे तो चढ़ा नहीं हूँ, क्लास में लेता हूँ, शूटिंग में करता नहीं, पर हाँ इसको मैंने समय पूरा दिया। तो 2-2.5 साल लग गए इसमें। पर ये आश्चर्यजनक बात है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी रिदम होती है लोगों की, जी, उस रिदम को पकड़ना और उनसे जूझना वो एक अपने आप में लड़ाई है। पर हाँ ये उस तरह से तो काफ़ी कम समय में हो गया है, जनरली टाइम लग जाता है। आपको ब्यूरोक्रेसी वगैरह इनका सामना करना पड़ा? बहुत दिक्कतें आई? नहीं दिक्कत नहीं, मुझे क्या लगता है कि क्योंकि मैंने सर ये सवाल इसलिए पूछा, ब्यूरोक्रेट्स का ओरिएंटेशन अलग होता है जी, उनका कम्युनिकेशन अलग होता है। वो बुरे नहीं होते, होते तो पढ़े लिखे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि किसी भी अगर आदमी पढ़ा लिखा है तो आप कम्युनिकेट, आपके पास कम्युनिकेशन की क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उसको ये बता सके कि ये चीज़ इस पर्पज से ज़रूरी है। बेसिकली वो लॉजिक पे चलते हैं कि हमें इससे क्या है, तो हम उनको फिर ये समझा पाए कि इस काम का ये फ़ायदा है। जब मैंने लैब शुरू की थी, आप क्योंकि हमारे तो ब्यूरोक्रेट जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, मैं सच बताऊं जब मैं आया था तो उन्होंने मुझे आते से ये बात बोली थी, हमारे शिवशेखर शुक्ला जी हैं PS प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और टूरिज्म के भी है, इज अ वंडरफुल मैन, बहुत अच्छे आदमी है और बहुत नॉलेजफुल है, IAS है। तो मैंने अपनी बात रखी थी उनके सामने, जिस ढंग से उनने मेरी बात सुनी तो उनको समझ में आ गया कि ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग। वो एक बार मुझे कम्युनिकेट करना पड़ा कि मैं ऐसे 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 सोच रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप प्लान बना के लाइए। मैंने प्लान बनाया, उनको सुनाया, उनको प्रेजेंट करके दिया, उनको समझ में आ गया। आपको क्या, हम सोचते हैं कि हम चूंकि थिएटर वाले हैं तो हमें ऐसे ही लिया जाए, ये हमारी गलतफहमी है कि हम तो आर्टिस्ट हैं। नहीं, आप आर्टिस्ट हैं तो दूसरा भी IAS है, जी, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या जो स्पॉन्सर्ड है, प्रोड्यूसर है। आपको उसको कम्युनिकेट करना है तो आपको उसके दायरे में जाना पड़ेगा, उसको अपने दायरे में ला नहीं सकते आप। तो हमें थोड़े से अपने अहम छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि आपका पर्पस जो है बड़ा है। मेरे ईगोलेस रहने से अगर एक माध्यम का भला हो रहा है तो ज़्यादा अच्छी बात है। भले मैं 2 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, ये थिएटर का नुकसान नहीं है, मेरा नुकसान है, लेकिन मैं 2 साल से जो कर रहा हूँ उसमें थिएटर का फायदा है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगा कि ये अच्छी एनर्जी है, जा रही है। तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो डील की जा सकती है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है वो, और आराम से हो सकती है अगर आपकी नीयत ठीक हो। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम बहुत डिले हो सकती, ये मेरा मानना है। तो सर आपने इनडायरेक्टली काफी लोगों को बता दिया कि किस तरीके से काम किया जा सकता है। इट्स ग्रेट। आई होप कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी इस तरीके के थिएटर लैब्स के एक्सपेरिमेंट्स हों और कामयाब भी हों। सर एट लास्ट हम इस इवेंट के अंदर आए, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। मैं इससे तो मेरा साबका रहा है, जब ये रवि मोहन जी ने शुरू भी किया था तो मैं शुरुआत में तो आ नहीं पाया था। मैं 2-3 साल पहले प्ले भी करके गया हूँ और इस बार भी मैं आया हूँ, और ये इवेंट बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है इस बात की कि ये ऐसी जगह, इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस जगह पे हो रहा है, ये दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये चंडीगढ़ में नहीं हो रहा है। तो मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पानीपत में एक फेस्टिवल होता है, तो कम से कम पानीपत तो अवेयर है उससे। तो ये तो बहुत बड़ी कवायद है देखा जाए तो, कि एक फेस्टिवल हो रहा है पानीपत में, चलो थिएटर के नाम से, और जो चल रहा है और खूब ऑडियंस आती है और स्पॉन्सरशिप मिलती है। इसका मतलब आप दर्शक का संवर्धन कर रहे हैं अपने माध्यम के लिए। तो इसके बारे में तो मैं बहुत उसको, मतलब हमेशा मैं रवि को बोलता हूँ कि तुम बहुत डेयरिंग आदमी हो एक्चुअली, क्योंकि दिल्ली मुंबई में करना और यहाँ करने में फर्क है। इसलिए कोई भी आदमी जो छोटी जगह पे इतने बड़े लेवल पे फेस्टिवल करता है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि वो उसमें सबसे बड़ा फायदा ये कर रहा है कि वो माध्यम का बड़ा फायदा कर रहा है। वो लोगों को ला रहा है, लोगों को अच्छे नाटक दिखा रहा है, और लोग देख रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और फेस्टिवल ग्रो कर रहा है जी। तो ये तो बड़ी कोशिश है। अदरवाइज तो लोग इधर उधर भागते ही रहते हैं, मुंबई या दिल्ली जी बिल्कुल। पर ये बहुत बड़ी कोशिश है। और इसी तर्ज पे हम लोगों ने भी नाट्य विद्यालय के फेस्टिवल, लैब के पूरा फेस्टिवल मध्य प्रदेश की छोटी जगहों पर किया, छतरपुर में, रीवा में, सागर में, ताकि लोगों को पता चले कि थिएटर ऐसा भी होता है। तो आप क्या है, आप स्प्रेड भी तो कर रहे हैं नॉलेज को। तो ये फेस्टिवल उस मामले में तो बहुत ही अच्छा है,
और बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं उसको हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको यहाँ से कहीं शिफ्ट मत करो, बल्कि और दूसरे हरियाणा के दूसरे इलाकों में करें। मतलब इसका सैटेलाइट फेस्टिवल भी बनाए जो स्टेट के लिए हो, जी, तो ज़रूर होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, और इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, क्योंकि वो मुझे पता है कि ये सब करने के लिए कितना भागना पड़ता है, जी। ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता। तो मैं तो रवि मोहन जी को बहुत बधाई दूंगा और सैल्यूट है वो, मतलब क्योंकि हम भी नहीं कर सकते ये तो जितना वो कर रहे हैं। जो भी वो आप थिएटर कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, फेस्टिवल कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बल्कि उनकी तो रेपर्टरी भी चलती है इसमें, वो जी, बिल्कुल। मिनिस्ट्री से ज़्यादा पैसा देते हैं, तो बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। तो मैं तो उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ इस मामले में। तो ये जो भी हो, इट्स ग्रेट, वेरी ग्रेट एक्चुअली। और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आऊँगा यहाँ। पिछले साल मुझे आना था और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने मुझे सम्मान दिया है। पिछले साल मैं आ नहीं पाया, वही मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के चक्कर में, पर इस बार मैं जैसे जैसे आया हूँ और मुझे बहुत खुशी है इस फेस्टिवल को लेके। आई एम सो हैप्पी एंड आई फील सो प्राउड कि हाँ, हमारे माध्यम में ऐसे लोग भी काम करते हैं और इस ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि डिफिकल्ट होता है छोटी जगह में, मुझे पता है बात। थैंक यू सो मच सर अपने विचार रखने के लिए, Thank और इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर। आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। Thank you. थैंक यू सो मच सर। Thank you. थैंक यू।